ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाया, ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी हैं। आओ बदल दे मौसम ज़मीं के, नए कल की कल कल से पल पल सजाए, ज्ञान के दीप जलाए। सभी को नमस्ते। हरिहर नमस्ते 10 सभी को। कार्यक्रम के सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। पूज्य बाबा जी को स्मरण करते हुए इस सत्र को आज हम शुरू करेंगे। योगेश भैया जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। विकसित ही अविकसित को शिक्षा प्रदान करते हैं और विकसित ही अविकसित को शिक्षा प्रदान करने में समर्थ है। शिक्षा का प्रयोजन है सामाजिकता का विकास और समृद्धि। ऐसी सामाजिकता मानवीयतापूर्ण तथा ऐसी समृद्धि समाधान के साथ होनी चाहिए। पूर्ववर्णित धर्मनीति तथा राज्य नैतिक व्यवस्था के लिए जो मानवीयतापूर्ण दृष्टि, स्वभाव तथा विषयों के प्रति मनुष्य में रुचि उत्पन्न कर सके तथा इस रुचि को व्यवहार में आचरित करने योग्य अवसर तथा साधन उपलब्ध करा सके, यही शिक्षा नीति है। संस्कार रोपण प्रक्रिया ही शिक्षा की संज्ञा है। तो इसी उद्देश्य हेतु किशोरवयीन व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया था और इस शिविर के गतिविधि को प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है मंजूषा दीदी। तो मंजूषा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जी दीदी रख नमस्ते। सकते हैं। जी नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। सभी को नमस्ते, सुप्रभात। परिवार के सब बड़ों को नमस्कार। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और योगेश भैया जी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हम सब लोग परड़ा संस्थान में संपन्न हुई ग्रीष्मकालीन शिविर के बारे में प्रस्तुतियां यहाँ पर सुन रहे हैं। इस किशोरवयीन व्यक्तित्व विकास शिविर में जो भी गतिविधियां संपन्न हुई, उन गतिविधियों के बारे में मेरे सह अध्ययनार्थियों ने अच्छी तरह से अपने प्रस्तुतियों में रखा है। तो इन प्रस्तुतियों के माध्यम से इस ग्रीष्मकालीन शिविर का क्या स्वरूप था, ये भी अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ है। आपको इसकी जानकारी मिली ही है।
जैसे कि इस शिविर के दौरान हमने प्रोजेक्ट वर्क यानी कि प्रकल्प कार्य इस गतिविधि को हमने सेट किया था। इस गतिविधि को सेट करते समय हमने इसके कुछ उद्देश्य सामने रखे थे और उसकी निष्पत्ति भी सामने रख के ये सेट किया था और इसमें मेरा सहभाग था। प्रोजेक्ट वर्क में 3 सब्जेक्ट थे। एक था ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान उपयोग किए जाने वाले जल का प्रबंधन। दूसरा था ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान जो भोजन, नाश्ता उपलब्ध था, उसके पोषण मूल्य का अभ्यास करना। और तीसरा था यह ग्रीष्मकालीन शिविर छात्रों के लिए व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार से सहायक है, इसका अभ्यास करना। तो विद्यार्थियों के 5 ग्रुप किए थे और 2 ग्रुप के लिए जल प्रबंधन, 2 ग्रुप के लिए पोषण मूल्य का अभ्यास और 1 ग्रुप के लिए व्यक्तित्व विकास के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर की आवश्यकता, ये थे। तो मेरा जो ग्रुप था उसका विषय था ग्रीष्मकालीन शिविर दौरान उपयोग किए जाने वाले जल का प्रबंधन। इसमें 9 से 10 विद्यार्थी थे और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रकल्प पूरा किया और उसका प्रेजेंटेशन आखिरी 2 दिन में किया, तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से किया। इसमें बच्चों ने निरीक्षण और सर्वेक्षण द्वारा डेटा कलेक्ट किया था, जैसे कि कुल मिलाकर शिविर में कितना पानी उपलब्ध कराया जाता है। उसमें से हर व्यक्ति हर दिन पानी का उपयोग कैसे करता है, कितने लीटर पानी का उपयोग करता है। शिविर में उपस्थित अभिभावक की मुलाकात लेकर जन जागरण का काम भी बच्चों ने किया। तो वेस्ट वाटर को रिकलेक्ट करके उसका यूज कैसे किया जा सकता है, इसका भी प्रैक्टिकल बच्चों ने किया। शिविर के दौरान एक दिन में लगभग 500 लीटर से ज्यादा वेस्ट वाटर जमा करके वो पानी बच्चे पेड़ों को देते थे। इससे विद्यार्थी यह जान सके कि पानी का मूल्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, पानी रिसाइकल करके उसका यूज कैसे किया जा सकता है। जैसे बच्चे ये जान गए, वैसे ही हम शिक्षक और अभिभावक भी जान गए। और मैं दोनों भूमिकाओं में थी। लगभग 3 सालों से मेरे बच्चे इस शिविर में सहभागी है और जल संसाधन सीमित है। हमें उसे अगली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना है और यह उचित जल प्रबंधन के अभाव में संभव नहीं हो सकता। भूमिगत जल के पुनः पूरण के अभाव में परंपरागत जल स्रोत सूख रहे हैं। तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग भी बढ़ गया है। यही जल संकट के रूप में हमें दिखता है। इसलिए जल प्रबंधन आवश्यक है। इसके ऊपर सबका ध्यान आकर्षण हुआ, अभिभावकों का और शिक्षकों का भी। अगर बच्चों को सही वातावरण दिया जाए तो बच्चे खुद ही अच्छा सीखते हैं, समझते हैं और करते भी हैं। सिर्फ उन्हें जहाँ जरूरत है वहाँ ही हमें उनका सहयोग करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है। इसके ऊपर अच्छी तरह से मेरा ध्यान आकर्षण हुआ और ये एक्टिविटी ग्रुप में थी। तो ग्रुप में एक ही आयु के बच्चे नहीं थे, कुछ बच्चे बहुत छोटे थे और कुछ बड़े थे, लेकिन बहुत ही समझदारी से एक दूसरे के सहयोग से ये प्रकल्प उन्होंने पूरा किया और उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छी तरह से एक एक ने किया। तो इनको देखा तो खुद के व्यवहार अभ्यास पे भी ध्यान आकर्षण हुआ। तो यहाँ टीम वर्क करते समय तो व्यवहार अभ्यास हुआ। ग्रीष्मकालीन शिविर में हम जब टीम वर्क कर रहे थे तो वहां भी व्यवहार अभ्यास हो रहा था। खुद की प्रवृत्तियों पर ध्यान जा रहा था। प्रवृत्ति परिमार्जन की आवश्यकता है, इसके ऊपर भी ध्यान आकर्षण हुआ और अध्ययन की बहुत ही जरूरत है, ऐसा भी महसूस हुआ। तो मैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा का जो क्लास था उसमें भी थी। उसमें ललिता दीदी और वैशाली दीदी मेरे साथ थी। हम तीनों ने मिलके एक दूसरे के सहयोग से ये क्लास किया। तो इसमें हमने परिवार व्यवस्था और मानव संबंध ये ग्रुप में बच्चों के सामने रखा।
इसमें बच्चों के भी क्वेश्चंस आते थे और हम छोटे-छोटे उदाहरण दे के, उनके साथ चर्चा करके, ये विषय उनको प्रस्ताव के रूप में समझाने का प्रयास करते थे। तो यहाँ जो क्वेश्चंस आते थे बच्चों बच्चों के जैसे कि सुख क्या है? परिवार कैसा है? तो ये बहुत ही अच्छा लगता था, खुशी भी मिलती थी और समाधानित भी होते थे कि उनके सामने हम ये रख पा रहे हैं, अच्छी तरह से सूचना उनके पास हमारे से जा रही और बच्चे भी खुश होते थे। पहले कहीं भी ग्रीष्मकालीन शिविर हो, दूसरी जगह हो, स्कूल हो या कुछ भी काम करना हो, तो भागीदारी करनी हो, ज़िम्मेदारी लेनी हो, तो मैं ऐसा सोचती थी कि क्या ये मेरे से हो पाएगा? क्या ये काम करने की मेरी पात्रता है? यानी कि अब भी थोड़ा-थोड़ा सोचती हूँ वैसे, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा सोचती थी यानी कि मैं मेरा अवमूल्यांकन करती थी। पर जब मैं इसमें छोटी-छोटी आंशिक भागीदारी करना शुरू किया, तो ऐसा लग रहा है कि हम कर सकते हैं, यानी कि विश्वास बढ़ रहा है। ऐसा बदल मुझ में ये ग्रीष्मकालीन शिविर होने के बाद महसूस हो रहा है। आप समझ और शिविर के दौरान बहुत कुछ सीखने को भी मिला, उत्साह बढ़ा, अच्छा लगा और ऐसे शिविर की बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी ऐसी ज़रूरत है, ऐसा लगा क्योंकि वो जो काल था वो 1 महीने का था, तो उसमें बहुत बदलाव दिखे। तो आप सबने मुझे धीरता से सुना, इसके लिए सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। बच्चों के साथ यदि हम अभिभावक और शिक्षक भी सुलभक के रूप में रहे, तो निश्चित ही बच्चों का व्यक्तित्व विकास अच्छे से हो सकता है और यदि हम उसको उनको वातावरण दे सके, तो भी बच्चों का व्यक्तित्व विकास निश्चित ही है। दीदी ने यही रखने का प्रयास किया। धन्यवाद दीदी। हमने पिछले सप्ताह मूल्यों पर चर्चा की, तो उन्हीं मूल्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं विद्या दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपनी बात रखे। विद्या दीदी तरमले। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते। तो मैं मतलब भैया ने मूल्य पे जो बात रखी है, तो हमने तय किया था हमारे ग्रुप में, ग्रुप नंबर 7 में, कि हम यही मूल्यों पे डीप डीप जाके अच्छे से हमारे में उस्तीत करेंगे। तो हमने तय किया था कि जितने ग्रुप में हमारे मेंबर है, दीदियाँ है, तो सबने एक-एक मूल्य लेना है और एक-एक मूल्य पे अच्छे से भैया ने जो भी बताया है, उस पे सभी के साथ चर्चा करके वो मूल्य एक दिन एक मूल्य बताना है सभी को, तो सभी के मूल्य बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ऐसे हमने तय किया है। तो इसलिए मैंने कृतज्ञता मूल्य लिया था। तो स्थापित मूल्य है कृतज्ञता और शिष्ट मूल्य है सौम्यता। दीदी थोड़ी आवाज यदि बढ़ा सकते हो तो बढ़िया रहेगा। हाँ दी- अभी आ रहा है दीदी आवाज? हाँ, थोड़ी दब के आ रही है। अच्छा। हेलो दीदी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, अभी अच्छे से आ रही है दीदी। हाँ ठीक है दीदी, ओके। ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए। हाँ, तो मैंने
कृतज्ञता मूल्य क्या है? तो कृतज्ञता की परिभाषा है प्राप्त सहायता, उपकार के प्रति स्वीकृति, प्रसन्नता व निरंतरता की स्वीकृति। और शिष्ट मूल्य है सौम्यता। सौम्यता की परिभाषा बताई है स्वयं स्फूर्त प्रणाली पद्धति से स्वयं का नियंत्रण। तो मैंने ये देखा यहाँ पे कि 7 संबंध जो है, तो 7 संबंध में कृतज्ञता मूल्य कहाँ-कहाँ पे आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि दिखा कि 4 संबंध में कृतज्ञता मूल्य दिखता है। 4 संबंध है माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन, गुरु-शिष्य और सहयोगी साथी। तो इन 7 संबंध में उन उनके साथ क्रिया कैसी रहती है? तो माता-पिता, पुत्र-पुत्री के साथ पोषण, संरक्षण, अभ्युदय और उपयोगिता पूरकता ये क्रिया रहती है। और भाई-बहन संबंध में परस्पर अभ्युदय और सहयोग की क्रिया रहती है। गुरु-शिष्य संबंध में प्रामाणिकता और जिज्ञासु की क्रिया रहती है। तो कृतज्ञता पे उपकार के प्रति स्वीकृति आया था, तो मैंने उपकार की परिभाषा देखी, मतलब एक-एक शब्द की परिभाषा देख के मैंने प्रयास किया। तो कृतज्ञ तो समझ में आई, लेकिन कृतज्ञता भी क्या है, इस पे भी ध्यान गया। तो जिस किसी भी ने उन्नति और जागृति की ओर प्राप्ति में मुझे सहायता मिली हो, उसे अस्वीकार करना ही कृतज्ञता है। तो कृतज्ञता जिन्होंने मेरी उन्नति और जागृति के लिए कर्तव्य किया है, सहायता की है, उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और जब मैं कृतज्ञ होती हूँ, तब मेरे में निर्विरोध दिखता है। मेरे में कोई अभिमान नहीं दिखता। और जो यथार्थता है, यानी जिसका जो अर्थ वर्तमान में है, वो व्यक्त करने की विचार व्यवहार पद्धति मेरे में दिखती है। तभी मैं सरलता से प्रस्तुत होती हूँ। और मेरे में जो आरोपित मानदंड है, जैसे अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन, इससे मैं मुक्त होती हूँ। और रहस्यता से भी मुक्त न्यायपूर्ण व्यवहार दिखता है। और परस्परता में निर्विरोध सहित समाधानपूर्ण अभिव्यक्ति सह अस्तित्व है, ये समझ में आता है। ये समझ में आता है कि मानव का समस्त व्यवहार कृतज्ञता या कृतज्ञता के आधार पर ही निर्भर है। सबके सहयोग से मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये कृतज्ञता है। योगेश भैया जी ने कहा है, जब हम सुखी नहीं होते, तब हम कृतज्ञ नहीं हो सकते। वहां पे हम कृतज्ञता का अभाव दिखेगा हमें। हमें तो सर्व इच्छा से स्वनियंत्रित होना है। जितना है उसे देख पाना है। मानव के रूप में सहयोग देख पाना है हमें। और मानव ही मानव का सहयोगी है, ये समझ में आता है। और आवेश से मुक्त होते हैं, यही कृतज्ञता है। तभी सौम्यता दिखती है। हमारे माता पिता ने जो हमारे लिए किया है, क्या वो हम रिटर्न करते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। तो वो हमें हमारे बच्चों के साथ करना है, ये है कृतज्ञता। बाबा जी ने हमें प्रस्ताव दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता। लेकिन कब? कृतज्ञता से जब हम प्रमाणित होते हैं और जीने में आने के बाद कृतज्ञता दिखेगी और बाद में सौम्यता। माँ ने बच्चों का पोषण संरक्षण किया और बाद में बच्चों ने अपने लड़कों का पोषण संरक्षण किया। यानी बच्चों ने पोषण का भाव स्वीकारा है, माँ के प्रति कृतज्ञ है। यानी बेटा ठीक से खा पी रहा है, शरीर स्वस्थ है, ये कृतज्ञता वाला भाव ही तो है। और जिस किसी ने मेरे लिए वस्तु या समझ उपलब्ध कराई, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव याद रखा जाए और मेरे जीने में आए, वो है कृतज्ञता। सौम्यता मेरे में कैसे दिखेगी? जिसके प्रति मैं कृतज्ञ होती हूँ, उनके सामने अपने आप नियंत्रित रहती हूँ। जब हम हमारे माँ को देखते हैं, याद करते हैं, तो हम स्वनियंत्रित होते हैं और निभाते हैं। माँ ने हमारी बचपन में पोषण की जिम्मेदारी ली थी। अब माँ नहीं है, तो भी मैं अपने शरीर का ध्यान रखती हूँ। यही कृतज्ञता है। अब हम स्मरण पूर्वक जीते हैं।
अब बाबा जी ने शुभ के अर्थ में उन्होंने कुछ किया है, घटना याद करते हैं तो ध्यान जाता है, अच्छा मुझे ऐसा जीना है, ये है सौम्यता। जब हमारा मन मूल्यों में लगता है तब हमारी गठाने खुलती है, विरोध की गांठ और आवेश की गांठ। हमारे मन में विरोध नहीं रहता। कृतज्ञता से भाव स्वीकृत होना यानी क्या? तो निश्चित आचरण के साथ जीना। उनके अभ्यास के साथ जीने लगते हैं, तब हम स्वनियंत्रित दिखेंगे। जब हम उन नियमों के साथ जीते हैं, तो उनकी निरंतरता दिखती है। जब हमारे 122 आचरण का अभ्यास पूरा होगा, तब हम उस भाव में जीते हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं कृतज्ञता भाव में जी रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कहा है भैया ने कि जब हम 122 आचरण के अभ्यास के साथ जीते हैं, तो वो भाव हमारे में आएगा। प्राप्त सहायता की स्वीकृति यानी हम वैसा जीने लगते हैं। अभी तो हमारी सिर्फ सहमतियां है। सौम्य होना यानी नियंत्रित होना, यानी सामने वाला व्यक्ति जैसा जिया वैसा ही जीना है। ये स्पष्टता में प्रमाणित होना है। ये है कृतज्ञता। गुरु जैसे मैं बन जाऊं, ये है कृतज्ञता। हमने कोई मूल्य पढ़ा है, जब हम उसमें जीने का प्रयास करते हैं, तभी हम भाव में जिएंगे। हमने जागृत व्यक्ति को बाबा जी को माना है, श्रेष्ठ व्यक्ति माना है, और मुझे भी बाबा जी जैसे बनना है, उनके रूप होना है। यही गौरव है। यहाँ पे सरलता दिखती है। समझ में जो भाव आता है, वही कृतज्ञता है। हमारे में संकल्प बनता है, उनके जैसा बनना, ये संकल्प। हमारे में काम भी शुरू हो गया है, तभी संकल्प सहित गति होती है। वही श्रद्धा है, और हम गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रिय होते हैं। कोई भी बच्चा धरती पर जन्म लेता है, तो तभी से माता पिता के प्रति जो बड़े हैं, उनके प्रति जो आदरणीय है, उनके प्रति कृतज्ञ दिखते ही है। मेरे जन्म से लेकर आज तक जिन्होंने भी मेरी सहायता की है, उनके प्रति कृतज्ञता। और डरा के धमका के जो नियंत्रण दिखता है, ठीक से बैठो, ऐसा करो, वैसा करो, तब भाव भंगिमा बदलती हुई दिखती है। और किसी ने कहा नहीं और फिर भी नियंत्रण दिखता है। मूल में जो व्यक्त हो रहा है, स्व इच्छा से नियंत्रण होता है। उसके मूल में क्या भाव है? तो कृतज्ञता भाव ही है। जो हमें जिगर भैया ने बताया था, उसमें ऐसा लगा कि विकास क्रम हो या जागृति क्रम, मुझे जिनको भी सहायता मिली है उनके प्रति कृतज्ञता। और कृतज्ञता मानव मानव के साथ और प्रकृति के साथ भी है। प्रकृति में जो व्यवस्था है, उसके प्रति कृतज्ञता भाव रहता ही है। जैसे हमारा सेंटर पे अभी शिक्षा प्रशिक्षण हुआ, तो हमें एक अभ्यास दिया था अध्यापिका जी ने कि हमें एक पेड़ के पास जाना है और निरीक्षण करना है। जब हम पेड़ के पास बैठे, उसको समझा और ड्राइंग भी किया, तब समझ में आया कि पेड़ का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म कितना सटीक सटीक है। आचरण निश्चित है। मुझे भी मेरे में आचरण निश्चित करना है। उसमें हमसे कुछ लेने का भाव नहीं था पेड़ में, सिर्फ देने के भाव दिखता था। उसके पत्ते, डंटिया, फली और उनकी औषधि गुणधर्म, और मरने के बाद भी धरती को समृद्ध करने करके जाता है, और बीज परंपरा भी रहती है। और उस बीज में तो सहित व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी करने की सभी गुण उपलब्ध है। ये भी दिख दिया। उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ वाला भाव आया। और धरती पर पहले 3 अवस्था आई और उसके बाद में ज्ञान अवस्था आई, तो उन सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त हो रही थी। अभी हमें पानी समझ में आया, तो हम पानी का अपव्यय नहीं करेंगे, तो सदुपयोग ही करेंगे। और हम गाय को भी माता कहते हैं, वो भी हमारा पोषण करती है। तो उपयोगिता पूरकता विधि से हम इसे समझ सकते हैं। भाव के रूप में आशय को पकड़ना है सिर्फ। और पोषण की देवता माता है, उनके प्रति भी कृतज्ञता दिखती है। सह अस्तित्व में
सह अस्तित्व से सह अस्तित्व के साथ कृतज्ञता हर व्यक्ति को मूल्यांकन कृतज्ञता पूर्वक होता ही है। जैसे मूल्य स्वीकारते हैं वैसा स्वभाव होता है, ऐसा भैया ने कहा है। स्वभाव के मूल में हर माता पिता अपने संतान से कृतज्ञता गौरवता पाना चाहते ही है तथा केवल इस अमूल्य विधि से पाने के लिए तन मन एवं धन से संतान की सेवा किया करते हैं। संतान के लिए हर माता पिता अपने मन में अभ्युदय तथा समृद्धि की ही कामना करते हैं। इन सब के मूल में कृतज्ञता ही वांछा रहती है। जो संतान माता पिता एवं गुरु के कृतज्ञ नहीं होता है उनका कृतज्ञ होना अनिवार्य है, जिससे वह स्वयं को क्लेश परंपरा प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी क्लेशित करते रहते हैं। ये देखने को मिलता है। मानव की मौलिकता ही मानव का मूल्य है, मानवता ही मानव मूल्य है। और हमारे ग्रुप में हमने ये तय किया था कि अभी हमने ये कृतज्ञता मूल्य पढ़ा है, ध्यान गया है, तो हमने दिन भर में कृतज्ञता पे कैसे ध्यान जाता है सुबह से शाम तक। तो हमने जो मूल्य अभ्यास किया तो हमने दिन भर उस पे हमारा ध्यान गया, तो मैंने कृतज्ञता भाव में कितना जिया दिन भर ये हमने देखा। तो मैंने ये देखा कि हमारे जो श्रीमान जी है उनके प्रति कृतज्ञता और सासू माँ जी है उनके प्रति कृतज्ञता दिखने लगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया ये अभ्यास करने का, ये सब करने का, और वो भी शामिल है इसमें। तो उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता दिखी। और मैं एक गांव में गई थी उसी दिन, तो गांव में जाते जाते बस में सब जो मतलब जो संबंध मतलब जो लोग दिख रहे हैं वो संबंधी जैसे दिखने लगे, एक दूसरे को जगह दे रहे थे, अच्छी सी बात हो रही थी। और मेरे पास में जो दीदी बैठी थी तो मैंने यही मोबाइल लगा के सुन रही थी, तो वो दीदी ने बोला कि दीदी थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ तो मैं भी सुन लूं। तो मैंने आवाज बढ़ाया, उन्होंने भी सुन लिया, तो उनके आंखों में आंसू आए थे। मतलब कैसे प्रभाव पड़ रहा है ये भी दिख गया। एक गांव में गई थी उसी दिन, तो वहां पे मेरे चाचा का एक शरीर शांत हुआ था, तो वहां पे भी देखा तो पूरे गांव में एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे, तो वहां पे भी बहुत कृतज्ञता वाला भाव दिखा मुझे। और दिन भर प्रयास करने के बाद कृतज्ञता भाव में निरंतरता नहीं दिखे। जब मैं कृतज्ञता नहीं दिखती थी मेरे में, तो कृतज्ञता भाव मेरे में दिख रहा था, ये समझ में आ रहा था। बाबा जी ने कहा है, मानव का पूरा व्यवहार एक तो कृतज्ञता के लिए है, नहीं तो कृतज्ञता के लिए है, ये समझ में आ रहा था। तो प्रकृति पर भी दिन भर कृतज्ञता दिख रही थी, और बाबा जी के प्रति तो कृतज्ञता, और योगेश भैया के प्रति तो बहुत बहुत कृतज्ञता हो कि दिन में सुबह दिन निकलता है तो पूरा मूल्य का पठन, और मेरे लिए सब ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे ही समझा रहे हैं। और बाबा जी के और भैया जी के प्रति कृतज्ञता है तो मुझे जी कर ही प्रमाणित करना पड़ेगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। और सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर। सही में ऐसा कोई मानव नहीं है जिसकी पूरी शरीर यात्रा में हर पल हर क्षण कोई ना कोई अपनी जागृति के लिए सहायक होता ही है। बस वो कृतज्ञता का भाव यदि सौम्यता के साथ हमारे में हो तो व्यवहार ही प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए आगे के सूत्र भैया जी की ओर देती हूँ। भैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न उत्तर का सेशन ले या फिर आप अपनी बात रखना चाहते हैं? योगेश भैया जी। जी जी दीदी नमस्ते। आवाज नमस्ते पहुंच रही है? जी। जी दीदी, हम लोग प्रश्नोत्तर ले सकेंगे। यदि कोई प्रश्न आपके पास पहुंच गए हों तो हम प्रश्नोत्तर कर सकते, और धीरे धीरे हम जो अंतिम चरण है अपनी प्रस्तुतियों का, उसमें जीवन मूल्यों की प्रस्तुति हमें
चर्चा में लाना है, तो उसके पूर्व जो जो प्रश्न होंगे उनको कोशिश करता हूं कि स्पष्टीकरण कुछ हो पाए। जी, आप सभी को निवेदन है, यदि किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो वो रख सकते हैं। पूर्णिमा दीदी का एक कल का सवाल शायद बाकी था। अवधारणा बोध व अनुमान में क्या अंतर है? अवधारणा बोध और अनुमान में अनुभव में क्या? हम्म। अनुभव। अच्छा, दीदी हैं तो एक बार रख सकते हैं। भैया नमस्ते। जी जी दीदी। हाँ भैया, पठन करते करते ध्यान में आया था। और चूंकि मतलब वो काफी दिन हो गए क्वेश्चन पुटअप करे, तो मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा था। तो मैं वैशाली दीदी, ये क्या क्या प्रश्न था मेरा? अवधारणा बोध और अवधारणा अनुमान। बोध और अनु अनुमान। अनुमान में क्या अंतर है? हाँ भैया, जैसे अनुमान बनते हैं, है ना, तो वो परिपुष्ट होते हैं, वही अवधारणा बोध कह सकते हैं क्या, कि वो अनुभव के बाद परिपुष्ट होते हैं? ये मेरे मन में आया था, तो मैंने क्वेश्चन पुटअप करा हाँ था। जी जी दीदी। जैसे हम जीवन क्रियाओं में समझने की कोशिश करते, व्यापक वस्तु जीवन जीवन क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, तो इन क्रियाओं में जैसे इकाई है, इकाई है तो क्रिया है, और व्यापक वस्तु क्रिया शून्य है, यानी निरपेक्ष ऊर्जा क्रिया शून्य है, और निरपेक्ष ऊर्जा में प्रकृति संपृक्त है। ये सूचना हमारे पास है। तो संपूर्ण सूचना हमारे सुनने में आना, यानी श्रवण होना, और श्रवण होते ही हमारे में भास की क्रिया प्रारंभ होना जीवन में। तो जो श्रवण क्रिया है, जिसमें इच्छा विचार आशा, जो कि अभी ब्रह्म की स्थिति में इच्छा विचार आशा का 4.5 क्रियाओं में प्रमाण है, ये हम सबको सूचना भी है। तो इच्छा विचार आशा का संयुक्त प्रमाण हम पहचानना चाहेंगे, उसे हम कल्पना कहते हैं, यानी हमारे में कल्पना की क्रिया है। तो कल्पना में सूचना आ जाने पर, यानी श्रवण होने से हमारे में वास्तविकताओं के बारे में कल्पनाएं बनना शुरू होता है। अब यहाँ ये ध्यान में आना आवश्यक कि कल्पनाओं में आना, तो कल्पना हम कर सकते, तो कल्पना और अनुमान में फर्क है। क्योंकि चित्र रचना, यानी इच्छा में चित्रण होना,
हमारी कल्पनाशीलता का प्रयोग करके हम वास्तविकताओं के वास्तविकताओं का अनुमान करना। अब कल्पना और अनुमान में मुझे कुछ कुछ स्पष्टीकरण हो पाता है, वो देखिए। अपन कोशिश करेंगे कि अनुमान क्या है और अनुमान की प्रक्रिया क्या होती है, और धीरे धीरे ये ये अनुमान स्थिर भी होना, पुष्ट भी होना, और इसका अवधारणा होना, यहाँ तक क्या क्या समझ में आता है, तो इसको अपन लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर्वप्रथम कल्पना और अनुमान में अंतर की बात है। यदि हम अकेले में सोच विचार कर रहे, तो अधिकांश इसका भाग है कि हम कल्पना करते जाएंगे या कल्पना होती है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फिर इस ये अनुमान कैसे कहें, हम कैसे जांचें कि हम कल्पना है या अनुमान है। तो अनुमान के लिए आधार की आवश्यकता है। एक है साधार अनुमान, एक है निराधार अनुमान। तो साधार अनुमान होता है प्रमाण के आधार पर, और प्रमाण होता है, जैसा कि अपन की अब अपन सबको ये भी सूचना आ गई है कि प्रमाण होता है अनुभव का। तो अनुभव प्रामाणिकता क्रिया से सच्चाई के प्रमाण, सत्य के प्रमाण जो हमारे श्रवण में आते हैं, तो हम प्रमाण पर फोकस होने का अभ्यास करते हैं इच्छा विचार आशा से। उस स्थिति में हमारे में मुझे लगता है कि हम अनुमान करते हैं। उदाहरण के लिए इकाई का रूप, गुण, स्वभाव और धर्म, ये 4 आयामों में इकाई का वर्णन है। जैसे अभी मानव इकाई का वर्णन हम लोग सुन रहे, तो मानव इकाई के वर्णन में प्रमुखता जो प्रमाण है, वो मानव इकाई की चेतना का विकास और मूल्य की स्थिति। जैसे चेतना का विकास में हम व्यवहार में प्रमाण कैसे समझे कि एक व्यक्ति जो समझ प्राप्त है, तो समझ प्राप्त है इसका मतलब उस व्यक्ति को कुछ दिखता है, अधिक दिखता है। दिखता है मतलब समझ में आता है, और जो समझ में आता है वह व्यवहार में प्रमाणित होता है। यानी हमको यहाँ आपके प्रश्न के उत्तर में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम परस्परता में जो व्यवहार है, उस व्यवहार में हमको ये समझ में आता है कि किसी व्यक्ति को हमसे अधिक दिखता है। दिखता है मतलब व्यवहार में प्रमाण आते हैं, और व्यवहार में प्रमाण आता है मतलब मूल्यांकन होता है, और उसमें न्याय का हमको भास होता है कि हमारे साथ न्याय हुआ,
ये भास होता है। तो ये हो गया न्याय का अनुमान होना। इसलिए ये सभी गहराई से हम सुनते भी हैं और सुनकर अनुमान के लिए प्रयास करते हैं। अब अनुमान करना ऐसे अनुमान नहीं आता, जैसे कल्पना हमारी हो जाती है तो एक प्रकार से, क्योंकि कल्पना हमको बचपन से होता ही है, हम कुछ सोचते ही हैं, इच्छा विचार आशा होती ही है, लेकिन ये कल्पना लगती सहज है। परंतु प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये जो कल्पनाएं हम अभी करते, उसमें कोई स्पष्टता नहीं रहती। तो शुरू शुरू में ये सभी कल्पनाओं के साथ हम काम करते हैं और मजा भी आता है। बचपन अगर याद करें तो कितनी सारी कल्पनाएं चलती हैं और हमको मजा भी आता है, और प्रसंग में हमारा हमको रोना भी आता है, प्रसंग में हमको गुस्सा भी आता है। और चूंकि कल्पना की गति इतनी विलक्षण है कि ये सभी जो आते रहता है, ये कोई खास स्टडी लायक मटेरियल है ऐसा नहीं लगता। और बच्चे हैं और ये होता है, थोड़ी देर रोएगा फिर हंसेगा, और अभी हंस रहा है, कुछ समय बाद मूड स्विंग होगा, कुछ और दिखेगा, तो बच्चे हैं ये हो जाता है। ये एक एक सहज रूप में हमसे निकल चला जाता है और कल्पनाएं सहज लगती हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे व्यवहार की दुनिया में प्रवेश करते, यानी संबंध की पहचान होती है, उसमें बड़े छोटे इन सब के साथ जब उसका व्यवहार अभ्यास शुरू होता है, उस समय यदि अनुमान की स्थिति नहीं बनी बच्चे में, तो वो अपनी कल्पना से कुछ कुछ होना लगता है। और यही अस्पष्टताएं आज हमारे साथ हैं। हम इतने बड़े हो गए, परंतु हमारे में अनुमान न बन पाने की स्थिति में अभी भी कल्पना की अस्पष्ट गति होने से जो रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट अब काउंट हो रहा है। प्रौढ़ावस्था में ये रिजल्ट काउंट हो रहे। कैसे काउंट हो रहे? क्योंकि हमें अनेकों प्रकार से ये काउंट हो रहा है। अब ये सब नियति सहज है। उस काउंट होने में प्रश्न है, कुछ प्रश्न गहरे हैं। गहरे प्रश्न ऐसे हैं कि जैसे एक स्वतंत्रता का बड़ा गहरा प्रश्न है। हम इतने बड़े हो गए, हमको लगता नहीं कि हम स्वतंत्र हैं, हमको लगता है कि हम फंसे हैं। गहरे प्रश्न हैं, हमको हमारी जिंदगी के यश के बारे में क्या लगता है, यश मिला कि नहीं अपनी जिंदगी में। गहरे प्रश्न हैं, हमने क्या योगदान किया, हमारी उपलब्धियां क्या है। और इन गहरे प्रश्नों को ही हम एक प्रकार से मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ये थोड़े गूढ़ लगने वाले प्रश्न शुरू होते हैं। कर्म क्या है, फल क्या है। यानी भरे हुए पेट के प्रश्न अलग है। जिनका पेट नहीं भरा है उनके भी गहरे प्रश्न हैं। अपना कैसे चलेगा, दो वक्त की रोटी मिलेगी कि नहीं, बाल बच्चों का कैसे होगा। तो जिंदा रहने के भी जबरदस्त दबाव है। फिर ये गरीबी अमीरी क्या है, स्त्री पुरुष ये क्या है।
और वहां से लेकर तो पूरे ब्रह्मांड तक की एक प्रश्नावली हम सबके पास प्रौढ़ होने के नाते तैयार है। और हम कल्पना करते करते फिर भी कल्पना किए जा रहे, लेकिन अस्पष्टता है। तो अनुमान के लिए साधार अनुमान आवश्यक है, अन्यथा निराधार अनुमान, अनुमान जैसे थोड़ी देर लगता है परंतु उसमें कोई तथ्य पुष्टियां नहीं होने के कारण, जिसे हम अध्ययन अवधारणा बोध कहते हैं, हमारी कोई जिंदगी के बारे में कोई अवधारणा बन नहीं पाती। तो जो नहीं बन पाता है, लेकिन जीवन का काम तो शुरू ही रहता है, और ये जो जीवन का काम शुरू रहता है उसमें हम जागरूक नहीं होने के कारण अनेकों प्रकार की मान्यताएं जीवन में व्याप्त हो जाती है, और उन्हीं मान्यताओं से हमारा आचरण व्यवहार होते रहता है। और यही मान्यताएं लाइफ लॉन्ग बनी रहने से हम हमारे बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज महसूस करते हैं, जिसको अपन स्वभाव कहते हैं। हमारा स्वभाव इस प्रकार से बन गया, और यही फिर जीवन में प्रवृत्तियां संस्कार के रूप में रहता है। अब इसमें कुछ अच्छा भी संस्कार है, कुछ गड़बड़ भी संस्कार है। तो अनुमान होने के लिए मुझको लगता है कि हमें आधार चाहिए, और ऐसे आधार प्रमाण को पहचानने का हमारा अध्ययन चाहिए, किसे हम प्रमाण कहेंगे। तो अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा होगा कि प्रमाणों की पहचान दरअसल में पूरा का पूरा बाबा जी का वाङ्मय प्रमाणों पर फोकस है, और वो प्रमाण है अनुभव प्रमाण। और जैसे जैसे उन प्रमाणों के साथ हम इन मूल्यों से समझने की कोशिश करते, तो मूल्य प्रमाणों को समझने के लिए हमारे लिए सीढ़ी बनते। इसलिए मानव इकाई का प्रमाण को पहचानने के लिए मानव इकाई में एथिक्स यानी नैतिकता और मूल्य ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति की नैतिकता कितनी है और एक व्यक्ति का मूल्यमयता कितना टिकता है। तो नीति मूल्यों की जो कंसिस्टेंसी किसी व्यक्ति में यदि समझ में आती है, तो ऐसे व्यक्ति का जीने का प्रमाण हमको सुखप्रद लगता है। सुखप्रद लगने का मतलब है हमको ऐसे व्यक्तियों के साथ एक अपनापन नजर आता है, जिनमें ये नैतिकता और मूल्यों की कंसिस्टेंसी है, यानी उसकी एक निरंतरता है। ऐसे व्यक्ति के साथ हमें भय नहीं लगता। और एक विश्वास के साथ, विश्वास सूत्र के साथ उन प्रमाणों को हम आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, तब अब ऐसा पहचान पाना और ऐसी दृष्टि अपनी विकसित कर पाना, इसके लिए मात्र मेहनत है। ये आज जागरूक मानव परंपरा नहीं है, क्योंकि आज की परंपरा में मानवता की पहचान और आगे दिव्यता तक की पहचान आज जटिल है। इसलिए आज तो थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट है, ऐसे मैं कहूंगा। प्रयास तो तब भी है। जागरूक मानव परंपरा में जो प्रयास है, चूंकि वो प्रयास व्यवस्था सहज आते हैं, ऐसा हमने सुना है, इसलिए ऐसे प्रयास सुगम
सुखद प्रतीत होते हैं। आज व्यवस्था नहीं है, आज हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ रहे हैं सभी को, इसलिए थोड़ा कष्ट तो है। जैसे जैसे ये व्यवस्थाएं होंगी, उदाहरण के लिए जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था होगी, वैसे वैसे इन प्रमाणों की सुगमता विद्यार्थी तक पहुंचने से, उनकी कल्पना में ये प्रमाण पहुंचने से, आधार पहुंचने से, उनके अनुमान के लिए प्रयास सुगम हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में प्रमाणों की ही चाहना है। तो मुझको लग रहा है कि हमको अनुमान के बारे में स्पष्ट होना, और आज हम सबको एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता तो है। तो हमको अनुमान क्लियर होने से, प्रमाण हमारी कल्पना में जुड़ने से, अब इसका अभ्यास शुरू होने से अनुमान की स्थिरताएं जीवन में भास आभास के रूप में होने लगती हैं, और वैसी वास्तविकताएं साक्षात्कार में आने से अवधारणाओं का काम शुरू होता है। तो जैसे कि व्यापक वस्तु में इकाई की संपृक्तता, यानी जीवन की संपृक्तता में ये अवधारणाओं का क्रम कब तक चलता है? वहां तक चलता है जब जीवन में ब्रह्म जिज्ञासा, यानी व्यापक वस्तु की पारगामियता की जिज्ञासा तक बाबा जी ने पूरा का पूरा अवधारणा बोध अनुभवगामी विधि में अनुभूतियों के माध्यम से और हमें लिख कर दिया हुआ है, जिसे हम वांग्मय कहते हैं। तो अवधारणा बोध होने का मतलब है पारगामियता अनुभव में आना, शेष रहना, और पारगामियता अनुभव में आते ही धारणा हो जाना, जीवन में सहअस्तित्व धारणा हो जाना, यानी पूरे अनुमान अनुभव में विलय हो गए। तो इस प्रकार से पूरे अनुमान अनुभव में विलय होना, यानी जीवन में अनुभव में पारगामियता आने से पूरा का पूरा सहअस्तित्व जैसे बाबा जी को दिखा वैसे हमें भी दिख जाना, ये धारणा हुई। तो ऐसी धारणा के पूर्व की स्थिति कल्पना, जो पहले से है, कल्पना में प्रमाण आना जिससे कि अनुमान बना, और ऐसे अनुमान में हम भास आभास प्रतीति तक पहुंचना, और हमारे में व्यापक वस्तु सहित, जीवन वस्तु सहित अवधारणाओं की स्थिति तक पहुंच पाना, यानी जीवन में यहां तक कि बुद्धि को आत्मा की पहचान हो जाना कि आत्मा में अनुभव होना है, बुद्धि में प्रमाण बोध होना है, यानी आत्मा की मध्यस्थ क्रिया का प्रमाण बोध बुद्धि को होना, और व्यापक वस्तु का अनुभव आत्मा में होना, ऐसी एक साथ घटनाएं होकर पूरे अनुमान अनुभव में विलय हो जाना। मुझको लगता है ये एक स्थिति है। इस स्थिति को हम कहेंगे कि धारणा होना, और ऐसे धारणा के पूर्व अवधारणा बोध होना, यानी अवधारणा बोध के पूर्व
भास आभास प्रतीति यानी साक्षात्कार होना, और साक्षात्कार के पूर्व आभास होना, आभास के पूर्व भास होना, और भास की पूर्व स्थिति है प्रमाणों के श्रवण के लिए हमारा श्रवण होते रहना। तो जब तक प्रमाणों के श्रवण, प्रमाण की पहचान जब तक अपन नहीं कर पाएंगे, तब तक ये मंजिल तो अवधारणा बोध की मंजिल दूर ही लगती है। और इसीलिए ये मंजिल पास आए, इसी अर्थ में हम मूल्यों के श्रवण का जितना हमको ये लगातार बना रहना आवश्यक है। मानव मूल्य हम समझ पाते हैं, यानी मानव ज्ञान अवस्था की इकाई होना, ये समझ पाना, ये एक उसमें आवश्यक अभ्यास लगता है। जैसे जैसे हमको हमारा होना, हमारी मूल्यमयता पता लगती है, वैसे वैसे जैसे आज की प्रस्तुति में मंजूषा दीदी ने कहा कि अब तक हम अपना अवमूल्यन करते रहते, तो अवमूल्यन भी एक कल्पना हुई। हम अपना अधिमूल्यन भी करते रहते हैं, अधिमूल्यन भी एक कल्पना सिद्ध हो गया। इसमें अनुमान जैसा कुछ नहीं है, अस्पष्टताएं हैं। और हम हमारा मूल्यांकन कर पाते हैं, उस स्थिति में हमारे अनुमान बनने लगे। अन्यथा जैसा अभी विद्या दीदी ने भी रखने की कोशिश की कि कृतज्ञता भाव हमने सुना, तो ऐसे भावों की प्रमाण को अगर हम पहचानने में चूक गए, तो इसके भी, क्योंकि मूड स्विंग पहले ही है, तो उसमें शब्द बस हिलोरे लेते रहते हैं कि आज कृतज्ञता का एकदम भर्ती जैसा आ गया, और फिर शाम तक ये भर्ती डाउन हो गई। हुआ जीवन में स्विंग, पहले संवेदनाओं के स्विंग है, और उसमें कुछ भावों की कल्पना हमने की। तो जब अधिमूल्यन का स्विंग आ गया या अवमूल्यन का स्विंग आ गया, तो इसमें प्रमाण की पहचान तो नहीं हुई। इसलिए कृतज्ञता और कृतघ्नता, और ऐसी कृतज्ञता और कृतघ्नता को पहचानने की दृष्टि हमारे में होना, और वैसा काम हमारे में होना, उस स्थिति में हम अपनी प्रवृत्तियों को परिमार्जित करते हुए और व्यवहार को हम कनेक्ट करने लगते हैं। ऐसा तो समझ में आ रहा है। तो परिपुष्ट अनुमान, भास आभास प्रतीति द्वारा स्थिर होते जाना और ब्रह्म जिज्ञासा होकर और हमारा अनुभव में विलय हो जाना, ये प्रक्रिया समझ में आती है। देखिए आपके प्रश्न का उत्तर कितना इसमें हो पाता है, थोड़ा सा हाँ करने भैया, के लिए। हाँ भैया, बहुत अच्छा रहा ये। मतलब ये कल्पना, ऐसा मैं समझ पाई हूँ। कल्पना, कल्पना करें तो निराधार अनुमान कल्पना हो गया, है ना, जिसमें स्पष्टता नहीं है। और जैसे जैसे स्पष्टता आती है श्रवण द्वारा, हम ध्यान देने लगते हैं, तो उससे साधारण अनुमान बनने लगते हैं। उससे फिर भाषाभास प्रतीति होकर जो अनुमान बने और अवधारणा में आने लगते हैं, लेकिन परिपुष्ट होंगे अनुभव के बाद, ऐसा मैं समझ पाती हूँ। ठीक है भैया, क्या ठीक है ये? विलय होंगे, परिपुष्ट नहीं, विलय होंगे, अच्छा, विलय। विलय। फिर अनुभव है, फिर परिपुष्ट नहीं है। परिपुष्ट होना अवधारणा तक है, अच्छा, परिपुष्ट होना। बाद विलय हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। पूरे अनुमान अनुभव में विलय हो जाना। ओके, परिपुष्ट होना मतलब तब भी कुछ अनुमान शेष रहेगा। शेष रहेगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो आज का इस प्रश्न का उत्तर कुछ हो पाया। आज की उपस्थिति के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। दोनों प्रस्तुतियों के लिए धन्यवाद। आज की दिन की मंगल कामनाओं के साथ यही रुकते हैं। नमस्कार। हरि हर। धन्यवाद नमस्ते। भैया जी, धन्यवाद दीदी। तारा रानी का एक प्रश्न था दीदी का, तो दीदी कल के सत्र में आप उसे रख सकती हैं।
इसी प्रश्न उत्तर के सत्र को आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी, सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते, धन्यवाद। सभी को नमस्ते भैया दीदी।